हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ हेयर, जहां हम जो यूपीएससी का अभी एग्ज़ाम हुआ है 16 जून को, उसके जो क्वेश्चंस हैं GS1 के, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी सेक्शन से। सो हेयर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में है। वाइल एनी रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। ओके, तो ये कह रहा है कि जब भी स्पीकर का रिमूवल के लिए जो भी रिजोल्यूशन होगा वो कंसिडरेशन के अंदर होगा लोकसभा के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, और थर्ड है ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रिजोल्यूशन फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रिमूवल ऑफ स्पीकर, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी स्पीकर को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास होगा रिमूवल ऑफ स्पीकर, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास। अगर ये हमें इसके रिगार्डिंग अगर हमें जो भी मोशन है वो लोकसभा के अंदर लेके आना है तो सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए 50 मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो इस के पक्ष में हो। ठीक है, कि जैसे हमारी लोकसभा में है नियरली 543 मेंबर्स। ठीक है, इतने मेंबर्स में से कम 50 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो चाहते हैं कि हमारा जो स्पीकर है वो रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करेंगे, वो एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो ये अपनी जो सब्जेक्ट होगा कि हमें अपना जो स्पीकर है वो रिमूव करना है। ठीक है, और ये जो लेटर होगा वो जमा करवा देंगे जो लोकसभा का सेक्रेटरी होगा। ठीक है, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे जो सेक्रेटरी होगा वो सबसे पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस देगा किसे, जो स्पीकर होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद ही हम उसके रिगार्डिंग वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, पहले 50 मेंबर्स की कंसिडरेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि हमें अपना स्पीकर जो है वो रिमूव करना है। उसके बाद सेक्रेटरी को लेटर लिखेंगे और सेक्रेटरी क्या करेगा, 14 दिन का प्रायर नोटिस देगा। प्रायर नोटिस यानी जिस दिन इसके रिगार्डिंग बातचीत होगी उससे पहले स्पीकर को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपके खिलाफ, आपके रिमूवल के लिए एक लेटर हमारे पास आया है, तो उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर स्पीकर को हटाना है तो क्या होना चाहिए, लोकसभा में क्या होगा, इसके लिए वोटिंग होगी। वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी, अगर सिंपल मेजॉरिटी से ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाता है तो उसी दिन से जो होगा, जो हमारा स्पीकर होगा वो हट जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी यानी 1/2 ऑफ सिटिंग मेंबर्स, 1/2 + 1। ठीक है, जितने हमारे सिटिंग मेंबर्स होंगे उस टाइम पे, उससे एक ज़्यादा अगर वोट कर देगा इसके पक्ष में कि हमें हमारा स्पीकर रिमूव करना है, तो उसी टाइम से जो स्पीकर होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मान लो कि किसी ने ये मोशन के लिए सेक्रेटरी को पत्र लिख दिया है। ठीक है, और इस टाइम पे जो है लोकसभा का जो स्पीकर है उसके रिमूवल के लिए ये रिजोल्यूशन जो है कंसिडरेशन में है, यानी लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो उस टाइम पे स्पीकर के रिगार्डिंग बात की जा रही है कि ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीकर है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जो सुप्रीम हेड है लोकसभा का वही हमारा स्पीकर है। तो अब अगर हम सोचें कि मान लीजिए इसे एक केस की तरह सोल्व करते हैं, जैसे कोर्ट में केस चलते हैं वैसे ही। तो मान लो कि अगर किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, और उसमें जो जिस पे केस चल रहा है वही वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी ये कह लो जज है। ठीक है, मान लो कि किसी ने केस कर दिया जज के ऊपर और वो जज ही उस केस की
का वर्डिक्ट सुनाएगा, यानी उसका फैसला सुनाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने खिलाफ कोई फैसला देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो खुद के खिलाफ फैसला दे। तो इसी रिगार्डिंग क्या है कि उस टाइम पे जो हमारा स्पीकर होगा वो लोकसभा को प्रिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर किसी को भी हम बोलेंगे कि इसके रिगार्डिंग, तो वो अपने खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए ये प्रावधान है कि उस टाइम पे जो हमारा स्पीकर होगा वो प्रिसाइड नहीं करेगा। दूसरा है ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। अब कोर्ट में जैसे हमने भले ही हमें लोकसभा या राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स होती हैं, जो भी इनमें चलता है उनका ना पता हो, लेकिन हमें एक सिंपल केस जैसे कोर्ट में चलता है उसका पता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सिंपल कहा जाता है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएं। ठीक है, सिंपल फंडा है। जिसने केस किया है वो भी अपनी तरफ से बताएगा कि इसके खिलाफ केस क्यों किया गया है, और जिसके ऊपर केस हुआ है वो भी अपने बचाव के लिए कुछ दलीलें जरूर पेश करेगा। तो इसी हिसाब से अगर ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक, अगर वो उसे बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये जो नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, क्योंकि जो स्पीकर होता है, स्पीकर वोट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस ये सिर्फ तभी करता है जब लोकसभा में टाई का माहौल होता है, कि मान लो कोई बिल आ गया है, उसमें फेवर में भी इतने ही लोग हैं और उसके खिलाफ भी उतने ही लोग हैं, तो उस टाई को तोड़ने के लिए उसी टाइम पे जो स्पीकर होता है उसको वोट करने का अधिकार होता है, जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो उस वोट को बोला जाएगा कास्टिंग वोट। ठीक है, तो यही एक पर्टिकुलर केस है जहां उसको फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ भी नो के हिसाब से जो हमारी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। ठीक है, तो यहाँ इस हिसाब से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, वन ओनली। ठीक है, अब जैसे अभी नई लोकसभा का गठन हुआ है, अभी 4 जून को जो रिजल्ट आए हैं, तो अब क्या है, अब नए स्पीकर का चुनाव होगा। ठीक है, अगर हम इसको बता दें, अब जैसे नई लोकसभा का गठन हुआ है, ठीक है, तो अब 4 जून को रिजल्ट आए हैं, तो अब 26 जून को जो है अब नए स्पीकर का जो है चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे स्पीकर है जो चुना जाता है। ठीक है, अब जैसे पिछला लोकसभा जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। लोकसभा के ख़त्म होते ही जो हमारा पिछले स्पीकर थे ओम बिरला साहब, उन्होंने अब अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। जनरल केस में यही होता है कि जब लोकसभा अपने 5 साल पूरे कर लेती है तो उसी के साथ साथ जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो भी अपना रेजिग्नेशन दे देता है। ठीक है, तो अब जैसे नई लोकसभा बनी है, नई सीटिंग शुरू होगी, तो उसी के रिगार्डिंग पहली सीटिंग में जो होगा, जो फर्स्ट सीटिंग होगी इसकी, उसमें जो है नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। अब जैसे ओम बिरला साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब 24 तारीख से 26 तारीख तक फर्स्ट सीटिंग होगी लोकसभा की, जहाँ क्या होगा, जो जितने भी MP सेलेक्ट हुए हैं, इस बार इलेक्ट हुए हैं, वो अपने शपथ लेंगे और साथ में ही जो हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा उनका इलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, 26 तारीख को ये होगा और 27 तारीख से जो है हमारी जो लोकसभा है उसकी फर्स्ट सीटिंग होगी इस बार से। ठीक है, तो अब इलेक्शन में कैसे किया जाएगा इनका, ओल्ड ने हमारा रेजिग्नेशन दे दिया है, तो इलेक्शन वही होगा जैसे जितने भी हमारे MP इस बार सेलेक्ट हुए हैं वो कुछ नाम देंगे। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग हर दल अपना, हो सकता है अलग अलग नाम दे दिया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग पहले नाम दिया जाएगा, फिर नॉर्मल इलेक्शन होगा और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो होगा हमारा नया स्पीकर। लेकिन अगर हम बात करें तो 24 से 26 यहाँ पर हमारे पास कोई स्पीकर तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्यभार कौन संभालेगा? यहाँ जो भी काम होगा, जैसे MP हैं हमारे शपथ लेंगे,
ठीक है, ये जो इलेक्शन होगा इसको कौन देखेगा, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए एक प्रो टेम स्पीकर यानी एक टेम्परेरी स्पीकर चुन लिया जाता है जिसे प्रेसिडेंट खुद चुनता है। ठीक है, कि इतने दिन जो भी काम होगा हमारी लोकसभा में उस काम को संभालने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो एक टेम्परेरी स्पीकर है उसको अपॉइंट करेगा, वो इन एमपीज़ को ओथ दिलाएगा, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसको भी कंडक्ट करवाएगा, और एट लास्ट जब हमारा स्पीकर अपॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद जो हमारा प्रो टाइम स्पीकर होगा उसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आगे देखे जाए तो अगर किसी को स्पीकर बनना है तो उसके रिगार्डिंग उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो जो एलिजिबिलिटीज़ हैं स्पीकर के लिए वो वही हैं जो एक बंदे को चाहिए कि वो एक लोकसभा में अपॉइंट किया जा सके। तो लोकसभा में अगर किसी को अपॉइंट होना है तो उसके पास क्या क्या होने चाहिए। पहली बात वो 25+ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन। थर्ड, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। और तो ये 3 हो गए, और उसके बाद फोर्थ हमारे पास होगा कि उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। किसके अंडर, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर जो भी हमारी स्टेट हैं उसके अंडर। ठीक है, यानी ना वो कहीं का गवर्नर हो या फिर कोई चीफ मिनिस्टर हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी उसके इन्हीं 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर हम किसी को स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जहाँ हमारा जो आंसर आया था वो आया था ए ओनली, फर्स्ट ओनली। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन वही इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, तो यहाँ बात की गई है बिल के रिगार्डिंग। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। A bill passed by Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the dissolution of the Lok Sabha. A bill in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the houses to a joint meeting sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha. ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ कनेक्शन है हमारा जो भी बिल होता है और उसका किसके साथ, डिसोल्यूशन ऑफ हमारी लोकसभा। अगर लोकसभा के सबसे पहले तो ये क्या बिल क्या होता है, तो बिल क्या होता है, बिल होता है कि जब भी कोई नया कानून हमें अगर बनाना है तो उससे सबसे पहले क्या होगा, हमें वो पार्लियामेंट में पेश करना होगा। जब भी उसे पेश किया जाता है तो उसे कहते हैं बिल। अगर पास हो जाता है तो वो बन जाता है हमारा, जिस दिन से लागू होगा वो हमारा एक्ट बन जाएगा, वरना फिर वो एज ए बिल ही वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बिल हो गया कि जब भी हमें कोई नया कानून लेके आना है उसके रिगार्डिंग जो डिस्कशन होगी उसको पास करने के लिए दोनों हाउस जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउसेज में आवेदन दिया जाएगा, उसी को हम बिल कहते हैं। ठीक है, और डिसोल्यूशन होती है लोकसभा की, यानी जब लोकसभा को समाप्त कर दिया जाता है। ये होता है 2 केसेस में। ठीक है, एक तो यही कि जैसे अब 5 साल मोदी सरकार ने पूरे कर लिए जो 2019 में बनी थी, तो यह हो गया एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल ही 5 साल का होता है। तो 5 साल पूरे करने के बाद जो हमारी लोकसभा है वो हो गई डिसॉल्व। उसके बाद दूसरा केस ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहे वो भी कर सकता है, यानी जब उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना जो मेजॉरिटी है लोकसभा में अगर वो उसे खो देती है तो उसके बाद क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी से जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट को जाके बोलेगा कि हमारे पास
अब मेजोरिटी नहीं है तो उससे उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो लोकसभा है उसको वहीं समाप्त कर देगा। तो ये होता है हमारा डिसोल्यूशन, इसके रिगार्डिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 केस दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस है बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो मान लिया कि जो बिल है वो ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में, यानी लोकसभा में सबसे पहले लाया गया है। ठीक है, और वहीं उसका डिस्कशन चल रहा है। मान लो कि कोई बिल लेके आए कि इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये एक्ट, ये कोई एक्ट होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए हमारे पास। तो उसी लोकसभा में डिस्कशन चल रहा है, उसी बीच क्या हो जाती है, हमारी लोकसभा हो जाती है समाप्त। तो उस केस में अब अगर जैसे डिस्कशन उसका पूरा ही नहीं हुआ है, उसकी वोटिंग ही नहीं हुई है, या पास ही नहीं हुआ लोकसभा से, तो उसको कैसे वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारी है सही। जो बिल होगा जो लोकसभा में ही पेंडिंग है लैप्स हो जाएगा यानी वहीं समाप्त हो जाएगा इसकी डिसोल्यूशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास है कि लोकसभा से तो पास कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है। जैसे हमें पता है कि दोनों हाउसेस से परमिशन लेनी होती है, दोनों हाउसेस में वोटिंग होगी, उसी के बाद बनेगा। तो क्या है, ओरिजिनेट हुआ लोकसभा में। ठीक है, यहाँ से लोकसभा वालों ने जितने भी एमपी थे उन्होंने पास कर दिया, उसके बाद लोकसभा से जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में इसके रिगार्डिंग चल रही डिस्कशन, इसकी तरफ से कोई वो आया नहीं है कि पास करना चाहिए या वापस करके कुछ अमेंडमेंट्स करने, कुछ चेंज करने इसमें। तो इस केस में भी क्या होगा, जो हमारा बिल होगा वो रद्द हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मान लो कि अभी जैसे मोदी सरकार थी, वो कोई एंड टाइम पे कोई बिल लेके आ रहे थे। ठीक है, तो हो सकता है वो कोई ऐसा बिल हो जिसमें कुछ मेजर चेंज किया जाना हो। ठीक है, जो मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग जब तक राज्यसभा पास नहीं कर लेती तो उस केस में इसको क्या कर दिया जाता है, वहीं समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अब मोदी सरकार फिर से आ गई है, अगर वो चाहती है तो उस बिल को उसको वापस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी लोकसभा से। तो इस केस में क्या है, पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग राज्यसभा लैप्सेस। ठीक है, तो लैप्स हो जाएगा यानी मर जाएगा। इस हिसाब से जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी हो गई हमारी ठीक। ठीक है, थर्ड है बिल इन रिगार्ड टू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस ऑफ जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जॉइंट सिटिंग की बात कब होती है, जब जो दोनों हाउसेज हैं वो डिसएग्री कर जाते हैं कि बिल पास हो या ना हो। उस केस में जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि एक जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, फिर उसमें डिस्कशन होगा और उसके बाद वोटिंग होगी और उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वो बिल है वो पास किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, जो बिल है हमारा वो चला गया हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, वो और प्रेसिडेंट के पास बिल कब जाता है, प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है कि जब लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, या फिर क्या होता है इनके बीच में होता है कि डिसएग्रीमेंट। इस दो केसेस में प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, तब क्योंकि देखो लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, तो क्योंकि दोनों हाउसेज ने पास कर दिया तो उस केस में जो ये है हमारा बिल है वो लैप्स नहीं होगा, और उस हिसाब से ये हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगी रॉन्ग। तो इस हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये सब इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि किस किस केस में जो वो है हमारे जो बिल आए हैं वो लैप्स कर गए हैं यानी वहीं पे ख़त्म हो गए हैं। तो अब इसी के साथ कुछ केस ऐसे भी होंगे जिसमें लोकसभा के डिसोल्यूशन के बावजूद कुछ बिल्स होंगे जो लैप्स नहीं होंगे। जैसे कि कोई बिल है वो आया ही राज्यसभा में है, ठीक है,
इसको इंट्रोड्यूस ही राज्यसभा में किया गया है और उसके बाद वहीं पे पेंडिंग है, यानी इन्होंने अभी कोई अपनी तरफ से उसके इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया है कि वो पास हुआ है या नहीं। ठीक है, तो राज्यसभा में तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोकसभा का इससे कोई ताल्लुक है नहीं, ओरिजिनेट लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में हुआ है, वहीं इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लोकसभा तो अभी कहीं इंक्लूड है ही नहीं बीच में, तो इस हिसाब से अगर लोकसभा भी यहाँ पर डिसॉल्व भी हो जाती है तो उस केस में जो बिल होगा वो हमारा सर्वाइव करेगा। ठीक है, इस केस में जो है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि लोकसभा ने मंजूर कर दी है, राज्यसभा ने भी मंजूर कर दिया है और सिर्फ बचता है कि जो प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर साइन कर दे। तो इस केस में अगर हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में भी हमारा जो लॉ होगा जो बिल होगा वो लैप्स नहीं करेगा। थर्ड केस जो होगा हमारे पास बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, तो अब हो सकता है कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ उस बिल को पास कर दें या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई अमेंडमेंट के लिए वापस इनके पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें कि एक बार इस बिल के ऊपर वापस से विचार करो। तो उस केस में भी अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाए तो भी जो हमारा बिल होगा वो लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे जिसमें हमारा बिल यहाँ पे हमारा जो बिल है वो लैप्स कर जाता है। ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमारा बिल जो है वो लैप्स नहीं करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो देखो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से फिर एक बार क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, सबसे पहले प्रोरोगेशन क्या है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट। तो सबसे पहले जो ये वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हो गए, ये हमें चेक करना होगा कि डज नॉट है या डज मतलब पॉजिटिव सेंस में मांगा गया है। डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज डन आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट साइनेड आई। अर्जेंट साइनेड आई एक नया टॉपिक है, बट देर इज नो बार। तो जो नेगेटिविटी को शो करते हैं उन वर्ड्स को हमें ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि उस केस में कई बार हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। देयर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। डिसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट बाय इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये हमारे पास की टर्म्स आई हैं पहले इनको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले होगा प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन होता है जब हम हाउस को डिसॉल्व किए बिना उसका जो सेशन होता है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। कि जो हमारा सेशन है, जैसे हमें पता है जो हमारा लोकसभा है वो सेशंस में काम करता है। तो अगर हम सेशन को जब हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि हमारा जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व नहीं हुई है, डिसॉल्व नहीं हुई है, लेकिन जो हमारा सेशन है वो क्या है, वो हो गया है हमारा ख़त्म। तो उस केस को हम क्या कहते हैं? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन किस टाइम पे किया जाता है? प्रोरोगेशन किया जाता है जब जो भी सेशन का काम था, जैसे हमारे पास 3 सेशन है, ठीक है, एक तो बजट सेशन होता है, एक मॉनसून और एक होता है विंटर सेशन। ये 3 सेशंस में जो हमारी पार्लियामेंट है वो काम करती है। तो मान लो कि अगर किसी भी सेशन का जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोरोगेशन वर्ड का यूज़ करते हैं, जो हमारा प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही जो सेशन है या फिर ये कहो कि लोकसभा उसको प्रोरोगेट कर सकता है। ठीक है, ये जनरली तभी होता है जब हमारा जो बजट है उसका जितना भी काम है ख़त्म हो जाए। अगला है अर्जेंट साइनेड आई। अर्जेंट साइनेड आई की अगर बात करें तो पहले हमें बताना चाहिए अर्जेंट क्या था। अर्जेंट जैसे वही है, हमने कई बार जो फिल्मों में होता है कोर्ट हियरिंग्स हमें देखते हैं, तो उसमें जो जज है वो बोलता है कि द कोर्ट इज अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो हमारी सीटिंग है कोर्ट की वो हो चुकी है पूरी।
ठीक है। उसी तरह जैसे लोकसभा की सीटिंग है वो एक टाइम के लिए पूरी हो गई, ठीक है, यानी जितना भी आज काम था वो काम पूरा कर लिया, तो उसके बाद जो सीटिंग है उसको सीटिंग को खत्म करने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है? अर्जेंट का, ठीक है। और ये होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये होगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये होगा हमारा एडजर्न। ये हमने अभी सर एडजर्न समझा। एडजर्न साइन डाई, जब यही जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है ये हमारे पास नहीं होता, यानी जो सेटिंग है हमारी वो इनडेफिनेट टाइम के लिए, इनडेफिनेट टाइम के लिए एडजर्न कर दी जाए तो उसको हम बोलेंगे एडजर्न साइन डाई, ठीक है। तो ये थे हमारे दो मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स यहाँ पर। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट, ये बात तो ठीक है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही किसी हाउस को प्रोरोगेट कर सकता है। डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे हमें पता है जो प्रेसिडेंट है इंडिया में वो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे ही काम करता है। जनरल केस में अगर बात करें तो उसको जो कुछ भी काम करना है उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज एडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये पार्ट है। तो उस हिसाब से बिना इनकी परमिशन के क्या लगता है वो किसी हाउस को प्रोरोगेट कर पाएगा? तो आंसर इज नो। सो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ हो जाती है गलत। सेकंड है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned, sign it, die, but there is no bar on the president of India prorogating the house which is in session, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जनरल केस में अगर हम यहाँ तक की बात देखें कि प्रोरोगेशन ऑफ जनरल हाउस इज जनरली डन बाय आफ्टर द हाउस इज adjourned, sign it, die। adjourned, sign it, die का मतलब हमने यहाँ देखा था वो क्या था कि जब हम जो सीटिंग है किसी भी हाउस की वो इंडेफिनेट टाइम के लिए खत्म कर देते हैं तो तब होता है एडजर्न साइन डाई। और प्रोरोगेशन जब सेशन का ही काम खत्म हो गया हो उसको कहते हैं प्रोरोगेशन। तो इसका मतलब ये सही है, इतनी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। तो ये बात भी ठीक है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उसके उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर कोई हाउस सेशन में तो उसको प्रोरोगेट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई हाउस अभी काम कर ही रहा है, उसका काम खत्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो हमारा प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस को प्रोरोगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट भी हमारा ठीक है स्टेटमेंट का, सेकंड पार्ट भी ठीक है। तो के अकॉर्डिंग हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो गई ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन हु डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये जनरल केस में हमारा पास होगा, ठीक। लेकिन यहाँ है सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सेव का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एक लीगल वे में सेव वर्ड का यूज किया गया है, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ये हो सकता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो पार्लियामेंट है वो जो लो वो लेके आ रहा है या ट्राई कर रहा है लेके आने की वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अपने दम पर भी क्या कर सकता है, जो लोकसभा उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो इसमें क्या है कि जनरली तो वो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही करता है, लेकिन अगर उसको खुद को लगे कि पार्लियामेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहा है तो उस केस में, उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में प्रेसिडेंट खुद भी जो लोकसभा उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ गलत है। तो आज के लिए शायद 3 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।